पेशेंट से ये सारी डिटेल्स लेना जरूरी होता है, लेकिन क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखिए एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट्स करते समय बहुत बार बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ये देखिए, जिनको पता नहीं है उनकी बात अलग है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। 20 डेज की आपकी ट्रेनिंग हो गई है, करीब करीब 100 आवर्स का पूरा हमारा 100 लेक्चर्स हुए हैं, 100 लेक्चर्स हुए हमारे। तो जब आप यहाँ पे सीखते हैं तो इसके बाद में आपसे मुझे या हमें एक ही अपेक्षा होती है, एक ही चीज का ये रखते हैं हम, कि अब जब आप डिस्कशन करेंगे पेशेंट्स के बारे में तो वहाँ पे डिस्कशन आपका प्रॉपरली एज एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट्स को नहीं पता होता उनको क्या बताना है क्या नहीं बताना, क्योंकि हमको आदत ही ऐसी पड़ चुकी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम सिर्फ बताते हैं कमर में दर्द है कि वो कोई दवा लिख के दे दिया, हो गया। ठीक है, एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट्स इस तरह से नहीं होती है, और स्पेसिफिकली ना मैं इस तरह से सिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे भी ट्रीटमेंट्स इस तरह से नहीं होती हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो जितने भी हमारे थेरेपिस्ट हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे सब जगह पे आपको पेशेंट्स की सारी डिटेल्स लेनी होती है। तो डिटेल्स क्या क्या लेनी होती है, कौन सी डिटेल्स होती है, कौन सी डिटेल्स है जो जरूरी है, जो लेनी चाहिए, वो सारी यहाँ पे दी हुई है। फॉर्म आपको दिया हुआ है, मैं कोशिश कर रहा था कि वो फॉर्मेट यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं, तो बस उसका थोड़ा सा ये करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले जो पेशेंट आता है तो उसके बाकी की सारे डिटेल्स में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, पेशेंट का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये चीजें हैं जो लीगली भी जरूरी है, और आपके पास पेशेंट का डेटा जमा करते समय ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे काफी फायदेमंद होता है। दूसरा, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह हो गया। पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को डेट ऑफ बर्थ उनका नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, जैसे कोई पेशेंट आया और उसने बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसने बोला 1 जून, पहले उसको पूछे भैया ये 1 जून आपका पक्का है क्या? हाँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था, लोग बच्चों के एडमिशन स्कूल में कराने होते थे, जून से ये होता था बच्चा कितने साल का है, मोस्टली बहुत कम लोग डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी रखते थे कि क्या है कितनी है करके। क्या किया जाता था कि हाँ 5 साल का हो गया, फिर क्या है तो 1 जून, तो बहुत लोगों का जो है 1 जून को ही होता है। तो वो चीज नहीं करनी। अगर पेशेंट को नहीं पता है उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ मत पूछिए, मत लीजिए, मत लिखिए। ठीक है, एक्यूरेट पता है तो ही लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, और काफी बार ऐसा होता है कि बहुत बुजुर्ग नहीं है लेकिन फिर भी एक 40-45 साल के आदमी को भी उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो अंदाजे से यहाँ काम नहीं होता। तो फिर ट्रीटमेंट भी अंदाजे से होगी। अगर आपको पर्टिकुलरली परफेक्ट ट्रीटमेंट करनी है, अंदाजे से नहीं करनी है, तो उसमें ये चीज जरूरी है, ये चीज आपके पास वहां पे होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो नहीं वही है नहीं इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि कुणाल लोग केक में पण हे लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्या होता है वहां पे, सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस भी हमने देखे। सोलर प्लेक्सस क्या है, नाभि। नाभि कैसे देखी जाती है ये हमने अच्छे तरीके से देखा, एक पूरा सेशन हुआ था हमारा सिर्फ नाभि कैसे देखना है इसके ऊपर से। तो पेशेंट की नाभि देखना जरूरी है। फॉर्म की शुरुआत होते ही आप वहां पे देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे पेशेंट की नाभि देखनी है। अगर पेशेंट की नाभि जगह पे नहीं होगी, सेट नहीं होगी, डिस्टर्ब होगी, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए और कितनी अच्छी भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, ट्रीटमेंट हो पाएगी क्या वहां पे? नहीं हो पाएगी। नहीं। ठीक है, हाँ, या आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, वो चाहे होम्योपैथी हो, एक्यूप्रेशर हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी हो, दैट ट्रीटमेंट विल बी नॉट इफेक्टिव। वो काम नहीं करेगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी। कब तक नहीं होगी उसका? जब तक नाभि जगह पे नहीं होगी। नाभि एक जगह पे नहीं होगी। तो नाभि के कितने इंपॉर्टेंस है, क्या है, क्यों जगह पे होनी चाहिए, क्या क्या हो सकता है अगर जगह पे नहीं होगी, तो वो भी हम डिटेल में देख चुके हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्लीप है, सोना। ऑर्गन क्लॉक देख चुके हैं। देखिए अभी इसके आगे जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसके आगे जितने भी आपके सवाल आएंगे, वो सारे के सारे सवाल कौन से हैं, ये आपके ऑर्गन क्लॉक से रिलेट करने वाले हैं। ये सारे के सारे आपके ऑर्गन क्लॉक से वाले हैं, ऑर्गन क्लॉक से ही इफेक्टिव होने वाले हैं। तो सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा, ऑर्गन क्लॉक से रिलेटेड।
जी पहले तो नहीं पता था, लेकिन अभी हमको जैसे बच्चों का वगैरह काफी पता है ना कि कौन से टाइम पे बॉर्न हुए हुए थे। तो जी ऐसे कुछ आपके नोटिस में है क्या कि अगर वो टाइम में बॉर्न है, समझो 1 to 3, 11 to 1, नहीं तो नहीं नहीं वो नहीं, टाइप के देखिए डिजीजेस टाइम ऐसे एक्यू, कुछ रिलेशन नहीं है हाँ ना? एब्सोल्युटली टाइम एक्यूपंक्चर है। टाइम एक्यूपंक्चर हाँ। के हिसाब से आप ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं, बाकी की चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लंबा और काफी वास्ट सब्जेक्ट है उस। ओके, वो बहुत आगे का रिसर्च हाँ उसके लिए लेवल पे। वापस एक 10 दिन की क्लास तो चाहिए हो। चलिए। तो ओके। डेफिनेटली है, नहीं है ऐसा नहीं है। जो भी आप ज्योतिष शास्त्र वगैरह भी देखते हैं, वो चीजें भी क्या है, किस ग्रह में किस नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन सी जगह पे पैदा हुआ, कौन से समय पे पैदा हुआ, ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ, नहीं, क्योंकि अपने इसमें ऑर्गन क्लॉक था ना, तो जस्ट वो क्वेश्चन मुझे स्ट्राइक हुआ कि क्या एब्सोल्युटली। मीन्स आपके ऑब्जर्वेशन में है क्या नहीं, ऐसे यहाँ पे कुछ? फॉर्म भरते समय का हम देख रहे हैं, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, आप पेशेंट का जब भी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, तो इसमें जो कंटेंट्स आएंगे, वो कंटेंट्स लेते समय हमें कैसे लेने हैं, उस पर पहले ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रीटमेंट्स के इसमें तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। वो मैंने आपको उस दिन ही बताया कि आयुर्वेद में ही दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है, उसका एक अपना टाइम साइकिल होता है। जिस घड़ी पे वो पैदा हुआ था, फिर वो वात में था, पित्त में था, कफ में था, उस हिसाब से क्या होता है, उसकी खुद की स्ट्रक्चर एक ये होता है, एक स्ट्रक्चर बिल्डअप उसका तैयार होता है, किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, वात का है, पित्त का है या कफ का है। लेकिन ये भारद्वाज में पढ़ेंगे हम, ये हमारा अगला विषय है। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें भारद्वाज है उस। फर्स्ट सेमेस्टर के इसमें है वो, फर्स्ट सेमेस्टर राइट के राइट कोर्स राइट। में ना? तो उसमें भारद्वाज में जब हम पढ़ेंगे देखेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आपकी वहां पे आएंगी, इन्वॉल्व होंगी। ठीक है। नाउ हाँ। इसमें और क्या है आपका, स्लीप आ गया, अब नींद आ गई। नींद कैसी होनी चाहिए आपकी, ये भी पेशेंट्स के आपको पूछना है। मोस्टली लोगों को लगता है कि नहीं, मैं जो सोता हूँ वो सही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कितने बजे सोते हैं। हाँ, स्लीप से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या होगा, कितने बजे सोते हैं, नींद पूरी होती है क्या, नींद डिस्टर्ब तो नहीं होती, कितने बजे उठता है व्यक्ति, फिर कितने बजे सोया था, कितने बजे उठा था, इसके बीच में नींद डिस्टर्ब हुई क्या, हुई तो क्यों हुई, ड्रीम्स की वजह से हुई, यूरिनेशन के लिए उठना पड़ा उसकी वजह से हुई, या कोई और चीज थी, हाँ? पानी पीने के लिए उठना पड़ा उसकी वजह से हुई। तो ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वो लोगों को लगता है नहीं नॉर्मल है, नींद में से रात को एक आध बार उठ के टॉयलेट जाना, ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं होता। आपकी स्लीप स्लीप होती है, साउंड स्लीप होनी चाहिए, विदाउट डिस्टरबेंस। एक बार आप सो गए तो सीधा आप उठने तक आपको नहीं सोना है। उसमें भी हमने देखा नींद कैसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके बगल में बम फट गया और आपको पता नहीं, लोग चिल्ला रहे, दरवाजा तोड़ के घर में घुस गए, लेकिन बंदा सोया पड़ा है। तो ये भी दिखाता है कुछ तो गड़बड़ी है शरीर में। एकदम नींद ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि सोया है और खुद से आवाज हुआ और तुरंत जाग गया, फिर सोया, फिर कोई किसी ने कुछ बोल दिया फिर जाग गया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी डिस्टर्ब स्लीप है। कितने बजे सोया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में कितनी बार सोते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हमने सारी डिटेल्स में चीजें देखी हैं, वहां पे भी आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। तो ये सवाल जब आप करेंगे स्लीप के बारे में, नींद के बारे में, वहां पे आपको ये भी उन्हें पूछना होगा, ये पूछना वहां पे जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा आता है आपका, नेक्स्ट वाला आता है थर्स्ट। पानी कितना पीते हैं, पानी के ऊपर तो बाप रे कितना सारा हमारा हो गया। हमने रिजल्ट भी देखे, आज लेक्चर जैसे ही चालू हुआ, आप में से ही एक ने बताया कि कितना उनको फायदा मिला है सिर्फ पानी के कुछ चेंजेस करने से, चाय छोड़ने से। तो पानी पीना, कितना पीते हैं, कितना नहीं पीते हैं, कब कब पीते हैं, खाने के पहले पीते हैं, बाद में पीते हैं, खाने के बीच में पीते हैं, सोने के पहले पीते हैं, उठने के बाद पीते हैं। ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें भी वहां पे पूछना, समझना, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पेशेंट के अगर, देखिए पेशेंट अगर ढंग से सो नहीं रहा है, पर ढंग से पानी खाना नहीं खा रहा है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। यूरिनेशन बराबर नहीं हो, स्टूल्स बराबर नहीं हो रहा है, उनका समय बराबर से नहीं है, तो ये भी सारी चीजें बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती हैं। और इसे यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट हमें भी समझना है, सामने वाले को भी समझाना है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे, सामने वाले को नहीं समझाएंगे, तो वो बीमारी को नहीं समझेगा और उस हिसाब से वो एक्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते रहोगे, वो ठीक होता रहेगा, दूसरे साइड से उसकी आदतें वैसी ही रहेंगी, तो ये चीज फिर खत्म होगी ही नहीं, ये सर्कल चालू ही रहेगा। उसको ब्रेक करना है कहीं तो जो हैबिट्स, जो गलत हैबिट्स हैं,
ठीक है। अब ये लोगों को नहीं पता होता, उनके लिए नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। क्यों क्यों नहीं पता? क्योंकि आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि ये चीज गलत है, तो आपको ये चीज उनको बतानी होगी। ठीक है। तो थर्स्ट, उसका भी हमने पूरा कैलकुलेशन देखा है कि कितना पानी पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना है, कब नहीं होना है, पूरा डिटेल में देखा है। इसके ऊपर भी पूरा हमने पूरा सेशन किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स यूरिन। यूरिन कैसी होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बर्निंग सेंसेशन तो नहीं है, कलर क्या होता है, ये सवाल पूछने भी यूरिन से रिलेटेड बहुत जरूरी है, ये भी वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाँ यूरिन ओके, नहीं कितनी बार जाते हो आप, कितना समय लगता है, स्टूल्स पास करने जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। आधे क्यों, 70-80% लोगों को पता नहीं है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। पता है भी तो भी लोग नहीं बताते हैं, लोग शर्माते हैं ना। आपको पूछने में शर्म आनी चाहिए ना, लोगों को बताने में शर्म होनी चाहिए। ये आपके शरीर के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है। ये आगे जाके आपको कैंसरस भी हो सकता है, शायद इससे कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए जिससे आपकी जान भी जा सकती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर आपने लॉन्ग टर्म तक अगर आपने इनको गलत करके रखा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सो समय रहते ही इन चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है। समय रहते ही इन चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है, और सुधारना पड़ेगा, सुधारना ही होगा। ठीक है। क्योंकि बाकी किसी भी इसमें आपको उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले। नी पेन कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, पता है आपको कैसे? वो अगली बार बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट इसमें, वो भी काफी डिटेल में है। फिलहाल हम सिर्फ फॉर्म फॉर्म पे फोकस करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या थेरेपिस्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो ट्रीटमेंट करेंगे उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, जो पेशेंट्स है, उनके लिए भी ये जरूरी है। पेशेंट्स को भी ये समझना जरूरी है। ये सारी चीजें देखिए, डॉक्टर और वकील ये दो चीजें ऐसे होते हैं आपके, आपका जो उपचारक है, जो आपका वैद्य है, जो उपचारक है, हाँ, और आपका जो वकील है, इन दो लोगों से कभी भी कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए। जितना ज्यादा डिटेल्स आप बताएंगे उतनी ज्यादा अच्छी तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लीजिए। काफी बार आपको बहुत बार क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, कितनी बार जाते हैं, कितना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है क्या। ठीक है। काफी लोगों को लगता है नहीं नॉर्मल होता है। कुछ कुछ ऐसे भी पेशेंट्स देखे उनको लगता है कि क्या टॉयलेट जाना कौन सी बड़ी बात है, 2 दिन में एक आध बार चले जाते हैं, कभी 3-3 दिन बाद जाते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे जो 15-15 दिन भी नहीं जाते हैं। तो वो चीजें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी करती हैं। और इन बड़ी चीजों को, बड़ी बीमारियों को आपको टैकल करना है, उसमें से इजीली बाहर निकलना है, तो कुछ आसान से इजीली गुड हैबिट्स हैं जो हम समय के इसमें कहीं तो भूल गए हैं। तो उन चीजों को हमें सिर्फ लेना है, समझना है, और उन चीजों के हिसाब से हमें चलना है। कोई भी बीमारी अनुवंशिक नहीं होती है। ठीक है। पीढ़ियों से कोई बीमारी किसी की चली नहीं आई होती। हम्म? आदतें होती है। अगर माँ बाप की आदतें गलत होंगी तो बच्चों की आदतें भी गलत होंगी। आप गलत समय पे उठ रहे हैं, गलत समय पे सो रहे हैं, गलत समय पे खा पी रहे हैं, यही आदतें आपके बच्चे भी सीखेंगे, यही आदतें आपके बच्चे भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी हिसाब से उनकी बीमारियां भी उनको मिलती है। तो आपसे आपकी आदतें आपके बच्चों को मिलती है, ना कि बाकी की चीजें। बीमारी आपसे नहीं जाती, लेकिन वो आदत जाएगी तो डेफिनेटली बीमारियां वो वैसे ही करेंगी, शायद उससे खतरनाक है, उससे बड़ी या घातक बीमारी भी हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आता है आपका? टेस्ट आता है। यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, टेस्ट आता है। टेस्ट मतलब क्या? खाने पीने में क्या पसंद करता है व्यक्ति, खाने पीने में क्या पसंद करता है। अब ये कैसे का, इसको कैसे देखना है, क्या उसे पसंद है, खट्टा मीठा तीखा, ये वो क्या खाना पसंद करता है। ये इसको कैसे डायग्नोस करते हैं आप? आपको जो 5 डायग्नोसिस का चार्ट दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिकली आपको पूरा का पूरा एक कॉलम है टेस्ट के ऊपर, किस मेरिडियन से, किस ऑर्गन से, किस एनर्जी से रिलेटेड कौन सा टेस्ट होता है। तो वहां से सिर्फ टेस्ट से आपको पता चलता है कि पेशेंट के कौन से ऑर्गन में कहाँ पे कौन सी गड़बड़ी है, कौन सी डिजीज है, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट बीपी, पेशेंट को बीपी है क्या ये पूछना जरूरी है तो कौन सा है, लो है क्या हाई है,
वो भी 2 बार कंफर्म करना है आपको। अगर रहता है तो कितना रहता है। अगर पेशेंट सामने है, आप उसका बीपी ले सकते हो, तो बहुत बेहतर होगा कि पेशेंट का बीपी लीजिए, पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर लीजिए, उसका पल्स लीजिए, उसका ऑक्सीजन लेवल देखिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। ये चीजें भी मेंशन करना, इन चीजों के बारे में भी डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। कोई भी पेशेंट आए, किसी भी चीज के लिए आए, सर्दी बुखार के लिए आए या कोई भी आए, वहां पे उस समय पे देखते हुए उस चीजों की ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें भी जमा करना जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखिए, पेशेंट आपके पास डायरेक्टली नहीं आता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो पूरे सिटी का स्कैन करके आते हैं। सिटी का स्कैन मतलब क्या? सिटी स्कैन नहीं, ये सिटी का स्कैन करके आते हैं। सिटी स्कैन अलग और सिटी का स्कैन अलग हो गया। पूरे शहर का, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये फलाना ठिकाना, सबके पास जा जाके और अपने मन से, अपने ज्ञान से, व्हाट्सएप के ज्ञान से, फेसबुक के ज्ञान से, और पता नहीं कौन कौन से गूगल के ज्ञान से सारी बीमारियां और सारे इलाज ट्राई कर चुके होते तब आते हैं लोग। हमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या काफी सारी जगहों पे पूछते हैं कि सर मेरे को ये हो गया, आप ट्रीटमेंट बता दो। अभी जस्ट एक ग्रुप पे मेरे कल रात को जंग छिड़ी हुई थी, हार्निया को लेके या बड़ी बड़ी बीमारी को लेके। बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लोग इतने आसानी से बता देते हैं, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, जरा इसकी ट्रीटमेंट बताना। भाई मेरे यहाँ पे कोई मेडिकल नहीं खोला हुआ है, और कोई भी अच्छा डॉक्टर, कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट, कोई भी अच्छा वैद्य, जो भी है उपचारक है, वो इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो झटपट ट्रीटमेंट फटाफट हो जाती है, वो कभी काम नहीं करेगी। अगर आपको लगता है आपको ट्रीटमेंट करनी है, आपको ठीक होना है, तो आपको थोड़ा समय देना होगा खुद को, थोड़ी डिटेल्स बतानी होंगी। ठीक है, और जो अच्छा थेरेपिस्ट होता है, एक गुड थेरेपिस्ट की भी यही निशानी होती है, वो ऐसे नहीं देगा। आपको पेशेंट्स को भी आदत लगानी होगी और आपको खुद को भी आदत लगानी होगी। ये सारी डिटेल्स पेशेंट को पूछनी होगी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पूछता है, तो भी आप बताइए। उन डॉक्टर्स को, उन थेरेपिस्ट को, उनको भी आदत लगने दीजिए। पूरा यूट्यूब फेसबुक भर पड़ा है ऐसे लोगों से। एक स्लाइड बना दी, कहीं कुछ डाल दिया, ये कर दिया, कहीं कुछ डाल दिया। डेफिनेटली मेरी भी है, मैं नहीं ये करता, लेकिन मैंने कहीं पे भी ये नहीं किया हुआ है। आप वहां पे अगर कोई भी देखोगे मुझको पूछते हैं, डायरेक्टली नहीं ये होता है। छोटी मोटी बीमारी है, माइग्रेन जैसी बीमारी, छोटा से एक पॉइंट से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली वहां पे दिया हुआ है, नीचे मेंशन किया हुआ है कि अगर इसको लगाने के बाद, हमारा उद्देश्य यह है लोगों तक पहुंचना, घर घर तक पहुंचना, लोग अपनी ट्रीटमेंट खुद से कर पाए। जितनी दवाइयां खाने से बचेंगे, उतना आपका भविष्य सिक्योर होगा। जिंदगी पूरी कट जाती है, आप पाई पाई जमा करके आप बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स बनाते हैं, और एक हॉस्पिटलाइजेशन आपका सब कुछ ड्रेन कर डालता है, सब कुछ वॉश आउट कर डालता है, कुछ नहीं बचता। थोड़ा बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो पता लगा घर बार बिक जाएंगे, खेती बाड़ी बिक जाएगी। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद की मदद से, एक्यूप्रेशर की मदद से, मर्म चिकित्सा की मदद से आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, सारी डिटेल्स दीजिए, जो जो यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आता है आपका बीपी देखना है, चेक करना है, पल्स लेनी है, चेक करनी है। ये सारी डिटेल्स एज अ थेरेपिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो ये चेक करवाइए। ठीक है, अगर उसको कुछ मामूली फीस लगती है तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, आपका बीपी चेक करके दे रहा है वो, उसका भी घर बार है, करवाइए। ठीक है, फीमेल्स हैं तो मेंसेस से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या, ये काफी जरूरी है। लास्ट वाला कॉलम देखोगे फॉर्म में, मेंसेस से रिलेटेड है, फीमेल्स हैं तो उनको ये चीजें पूछना जरूरी है। पीरियड्स पहले आते हैं, बाद में आते हैं, पेनफुल आते हैं क्या, साइकिल परफेक्ट है क्या 24 डेज वाले, साइकिल बराबर है क्या, फ्लो बराबर होते हैं क्या, उसपे कहीं पे कोई दिक्कत है, आने के पहले पेनफुल होते हैं, आने पे पेनफुल होते हैं, उससे कोई चीजें होती है, फ्रेश ब्लड जाता है क्या, डार्क ये होते हैं क्या, स्कैंटी पीरियड्स है क्या, अगर पोस्ट पीरियड है तो कितने दिन पोस्ट हो रहे हैं, प्री पीरियड है तो कितने दिन प्री पीरियड हो रहे हैं। लोगों को इनके बारे में नहीं जानकारी है, ये आपको जानकारी है, ये आपको पूछना होगा, ये सारी डिटेल्स आपको पूछनी होगी। ठीक है, आफ्टर दैट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेटाफिजिकल, भी हमें लोगों को समझना होता है। तो इमोशंस कैसे हैं, हमने देखा, हमने
हमने आयुर्वेद में भी देखा और हमने TCM केस में भी देखा, 5 डायग्नोसिस केस में देखा, एलिमेंट्स चार्ट में देखा कि डायग्नोसिस चार्ट में भी आपने इमोशंस के ऊपर से समझ के, उसकी आवाज को समझ के, उसके उठने बैठने के तरीकों को समझ के कैसे डायग्नोस करना है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है जो डायग्नोस करते समय आपके पास होनी चाहिए। पहला आपका 5 एलिमेंट डायग्नोसिस चार्ट, दूसरा आपका दशोत्पत्ति डायग्नोसिस चार्ट। बाकी कुछ होना हो, ये दो चीजें आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इस पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आफ्टर दैट पेशेंट से अभी जो ट्रीटमेंट, जिस चीज के ट्रीटमेंट के लिए आया है वो तो आपको पूछना ही है, उसके साथ में उसकी हिस्ट्री पूछनी है। कोई बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था क्या, किसी बड़ी चीज के लिए आप कभी एडमिट हुए थे, या कोई लंबी बीमारी चली थी, या कोई बीमारी अभी चल रही है तो कितने सालों से है, क्या उसकी मेडिसिन चालू है, मेडिसिन लेने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछनी होंगी। डायबिटिक पेशेंट आता है, डायबिटीज की गोलियां चालू हैं क्या, खाना खाने के पहले वाली गोली चालू है, खाना खाने के बाद वाली चालू है, उनकी पावर कितनी है, कितने एमजीज की है। भले आपको उनका नाम नहीं पता है, नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है, लेकिन पावर के बारे में जानना है। वहां से पता चलता है कितने स्ट्रॉन्ग डोसेस दिए जा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं क्या, ये बताता है कि कौन से लेवल पे है। फिर उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। यूरिनेशन का प्रॉब्लम है क्या, ये है क्या, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ये सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपने डिटेल्स ली है वो हिस्ट्री के साथ क्रॉस मैच करो। कोई भी बीमारी है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से है, कैसी है, किस समय पे ज्यादा दर्द होता है, किस लोकेशन पे ज्यादा दर्द होता है। पीठ पूरी दर्द कर रही है लेकिन एक पिन पॉइंट होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द होता है, तो पेशेंट को पूछो कि एक उंगली से बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है एज अ गुड थेरेपिस्ट। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सिम्टम्स लेना, अभी कौन कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, और इन सारी चीजों की जब डिटेल्स दे रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है टंग का फोटो। जो हम टंग डायग्नोसिस करते हैं तो इसमें हम टंग का पिक्चर भी लेते हैं। अगर आपके सीनियर्स या आपका थेरेपिस्ट या आपके जो भी डॉक्टर्स है वो आपको पूछ रहे हैं कि आपको टंग का फोटो भेजना है, तो टंग का फोटो भेजने का भी एक तरीका होता है। हाँ, सुबह की टंग बिना कुछ खाए पिए सबसे अच्छी होती है। काफी लोग ये करते हैं, अरे सुबह सुबह जीभ भेजनी है, ऐसे कैसे गंदी जीभ भेज दूं, जाके ब्रश किया, जीभ साफ किया, फिर टंग की फोटो भेजी, नहीं, बहुत गलत है। डायग्नोसिस गलत होगा, ट्रीटमेंट गलत होगी, आराम नहीं मिलेगा। सुबह सर टंग का वीडियो है ना? टंग के क्लासेस ही होती हैं। अर्चना दुबे मैम की टंग डायग्नोसिस की अलग से क्लासेस होती है, 5-6 दिन की चलती हैं। वो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगा कि जब आपके कम से कम 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर। सर मैं ये नहीं पूछ रही थी, हाँ, मैंने हाँ। बोला टंग का वीडियो भेजते हैं ना, फोटो या वीडियो? नहीं, फोटो वीडियो जिस उधर टाइम मेंशन किया है फॉर्म में। हाँ, तो दोनों ये होता है, कोई इशू नहीं है। आप दोनों कर सकते हैं, आप वीडियो चाहे वीडियो भेज सकते हैं, आप फोटो चाहे फोटो भेज सकते हैं। ठीक है, दोनों चलता है, वैसे कोई ये नहीं है। लेकिन उसको खींचना कैसे है, उसका एक पर्टिकुलर समय है। मॉर्निंग में करेंगे आप, निकालेंगे, वो ज्यादा अच्छी होगी। डे लाइट में निकालेंगे वो ज्यादा अच्छी होगी। या अगर आपको दिन में भी निकालना पड़ रहा है, दिन के या शाम के समय भी कभी निकालना पड़ रहा है, तो कम से कम आप 2 से 3 घंटे पहले तक कुछ खाया पिया नहीं हो, उस इसमें आपको टंग की फोटो टंग की फोटो कैसे निकालनी है, पूरी फोटो निकालनी है। जितना निकाल सकते हैं उतना जिप बाहर निकाल के आपको पूरे टंग का एक क्लियर पिक्चर लेना होता है, एक क्लियर फोटो लेना होता है। ठीक है, कि आपके फर्दर स्टडीज में भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, फर्दर स्टडीज में भी आपको यूजफुल होगा। तो अभी से कलेक्शन करना शुरू कर दीजिए। हाँ, उसके बाद में फिर पेशेंट खुद क्या कंप्लेंट्स कर रहा है कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको अलग से वहां पे लिखनी होगी। लास्ट वाला यहाँ पे आ जाता है कि ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो वो भी आपको डिटेल में लिखना है कि आपने उसको क्या ट्रीटमेंट दी। और ये जो है, ये पूरा केस पेपर जो है, इसका एक कॉपी आपके पास जमा रखना जरूरी है। ये आपके स्टडीज के लिए है, आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपके स्टडीज के लिए है कि अगली बार पेशेंट जब आता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। यहां तक समझ गए हैं आप सब लोग?
ये जो फॉर्म मैंने आपको सर अब दिया हुआ है, उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये पूरा यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है। यस सर। सर अभी वो सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कहाँ आपको कांटेक्ट करना है? बिल्कुल ग्रुप पे ही बिल्कुल। अब भेज दे अभी क्या? जी, क्लासेस से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, सेमेस्टर से रिलेटेड हो, एडवांस हाँ हाँ। रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी आपको पूछना है तो आप यहाँ पे भी अभी पूछ सकते हैं। अभी आप चाहे तो हाँ, अभी ये ग्रुप में भी। सर्टिफिकेट के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का ही है ना अभी तो जो जी लेंगे। बिल्कुल मैंने तो फीस भर दी है, आपको जैसे पता है सर, मैंने बिल्कुल ये बिल्कुल किया है बिल्कुल, आपको फॉर्म भी सिर्फ। सेंड कर और दिया है, उसको किया फिलअप है कीजिए। मुझे फॉर्म फॉर्म से। में सिर्फ सबसे लास्ट वाले कॉलम में ऑप्शंस होते हैं, फाउंडेशन क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो अभी आप फाउंडेशन आपका खत्म हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर डाल दो। सेमेस्टर में हाँ एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर पे वहां पे आप टिक मार्क करेंगे। ओके। और वो लैंग्वेज का भी है क्या, जो चाहिए इंग्लिश में हाँ, चाहिए लैंग्वेज तो? आप अलग से, उसमें शायद कॉलम नहीं बना है इस बार, तो आप अलग से अच्छा मुझे वहां पे लिख के भेज देंगे कि आपको बुक्स कौन से लैंग्वेज में चाहिए और आपको क्लासेस कौन से अच्छा। लैंग्वेज में करनी है। ठीक अभी ये है। फॉर्म ऑनलाइन ही है ना? ऑनलाइन ही भरना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो फॉर्म आपको फिलहाल जो है हाँ ऑनलाइन ही भरना है। अगर ओके। स्पेसिफिकली हाँ उसका कुछ आता है, हार्ड कॉपीज वगैरह का ये होता है, तो वो भी आपको इंडिविजुअली, आपका अलग से ग्रुप बनता है तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फॉर्म वगैरह ओके चलेगा सर। मिल जाएगा। हाँ ठीक है। ओके। हाँ जी। सर, थोड़ा एक हाइट का कुछ है सर, प्रोटोकॉल वगैरह बच्चों की हाइट का? बच्चों की हाइट जैसे अभी ये सर्दी है, वगैरह का, हाँ बताया ना। उम्र कितनी है? नहीं, मैं जनरली पूछ रही हूँ सर, अब तो क्योंकि अप टू 18 तो मींस उसके आगे तो होती ही नहीं ना। हम देखिए, लोग भी करते हैं ना ट्रीटमेंट से होम्योपैथी हाँ, से। एक्यूप्रेशर के हिसाब से, या एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के हिसाब से, या आयुर्वेद के हिसाब से उम्र आपकी आप 40 साल तक बढ़ा सकते हो। ठीक है। एक एवरेज एज पकड़ी जाती है आपकी 18 साल लड़कियों में, 21 साल लड़कों में हाइट बढ़ने की। अगर तब तक भी नहीं बढ़ी है तो भी आप बढ़ा सकते हो। समझो कोई 18 साल का भी लड़का हो गया है लेकिन अभी वो 3 फीट 4 फीट का ही है, या अब 4-5 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो उन केसेस में हम कर सकते हैं। इसमें भी क्राइटेरियाज होती है हाइट बढ़ाने के प्रोटोकॉल्स में, या हाइट बढ़ाने के प्रोटोकॉल्स देते